Yes, very good morning, students. Today again we are here. We are discussing chapter number 8, class 6 social studies, geography section. In this chapter, you will get a precise information regarding Indian climate, vegetation, and wildlife. In this chapter, we are going to discuss about some common terms such you can day to day life you are using the terms weather, climate, and seasons. So in the view of geography, there are a lot of differentiate between these common terms which are used in our day to day life. So in the discussion we are going to uh, give you details, information regarding these terms. Then we will going to discuss about what is the importance of southwest monsoon. You know, students, nowadays climate on the brush position, and what is the importance of southwest monsoon to the Indian climate. And then we will going to discuss about season of retreating monsoon, and then we will discuss about the climate of a place, how it is affected by some given factors, and at last we will discuss about the natural vegetation, what is the importance of forest in our life, and wildlife, and different centuries, national park and biosphere reserve parks. And at last we will complete the given exercise in your book with accurate answers. So let's start. So आज माय डियर स्टूडेंट बात कर रहे हैं हम कॉमन कुछ टर्म्स आपने सुने हैं, वेदर, सीज़न एंड क्लाइमेट। वेदर जिसको आप हिंदी में मौसम कहते हैं, इट मीन्स अगर आप कंपेयर करें कि लास्ट 2 days बिफोर ए हैवी रेनफॉल, हैवी डाउनपोर्स अकर्स इन जयपुर, आपने देखा बहुत तेज़ बारिश हुई है। इट्स अराउंड 156 mm रेनफॉल हुई है, जो कि लास्ट काफ़ी टाइम का एक हिस्टोरिकल है कि इतनी रेनफॉल कभी अगस्त में रिकॉर्ड नहीं की गई है। तो आपने कंपेयर किया कि वेदर जो है, वेदर क्या होता है जनरली इन द टर्म्स जिसे हम मौसम कहते हैं। तो वेदर इन ज्योग्राफी इट इज़ ए डे टू डे फेनोमिना, यानी कि कल का मौसम बहुत बारिश का था, आज सनी है, देन कैन विंडी है। सो देर इज़ ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन डे टू डे, ड्रेस्टिक वेरिएशंस यू नोटिस इन डे। अगर हम दिन और रात के कुछ अंतर देखते हैं तो वो वेदर से डिनोट करेंगे उसको। सिमिलर वे में इसी तरीके से हम देखते हैं व्हाट डू मीन बाय क्लाइमेट। क्लाइमेट जिसको हिंदी में जलवायु कहते हैं, और जलवायु जो होता है इट इज़ ए लॉन्ग एवरेज ऑफ several years, or you can say around 35 to 40 year atmospheric phenomena. Their data, their collective data is known as climate. And third term, which is known as season. So you can define the season very well as it is the result of earth revolution around the sun. It means the earth revolves around the sun within 364 1/4 days, and it results formation of 4 seasons throughout the world. सो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से हमने वेदर को, क्लाइमेट को और सीज़न को, तीनों को बड़े बखूबी रूप से अलग करने की कोशिश की है। तो वेदर फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वेदर जो होता है वो डे टू डे फेनोमिना होता है। क्लाइमेट क्या होता है, एन एवरेज एंड or you can say total of atmospheric data, which is collective data of 35 to 40 year. It makes a climate of a place. Then season is the result of revolution. So यहाँ पर हम देखेंगे इस पैराग्राफ में आपने देखा है ब्रॉडली, आप देखेंगे कि हाउ वी कैन क्लासीफाई द सीजन्स फॉर इंडिया। ब्रॉडली द मेजर सीजन रिकॉग्निशन इंडिया के जो गिवन है आपकी चैप्टर में, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कोल्ड वेदर सीजन है, जो विंटर से स्टार्ट हो रहा है कोल्ड वेदर सीजन, और इसका जो टाइम पीरियड है वो दिसंबर से फेब तक का रहता है। कब तक का रहता है माय डियर स्टूडेंट्स? दिसंबर से फेब तक का जो टाइम रहेगा इट इज़ नोन एज विंटर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन। देन हॉट वेदर सीजन इज द जस्ट ऑपोजिट ऑफ कोल्ड वेदर सीजन। इनमें हॉट वेदर सीजन को आप क्या कहेंगे? समर कहेंगे।
ये कब से स्टार्ट होता है? मार्च से स्टार्ट होता है, मार्च टू मई तक चलता है। देन इसी के बाद स्टार्ट होता है साउथ वेस्ट मानसून सीज़न। इट इज़ जनरली नॉन एज रेनी सीज़न एंड टोटल टाइम पीरियड जून टू सितंबर। देन सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, लौटते हुए मानसून का समय होता है। यू कैन से इट इज़ ऑटम सीज़न, स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर एंड एंड टिल नवंबर। सो यहाँ पर आपने देखा कि इंडियन जो सीज़न है, दीज आर बेसिकली डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। पर यहाँ मैं आपको बता दूँ, जनरली जो सीजन्स का जो क्लासिफिकेशन है वो अगर आप देखेंगे तो सीजन्स जो हैं वो स्प्रिंग सीज़न से स्टार्ट होता है। स्प्रिंग सीज़न, देन समर सीज़न, देन ऑटम सीज़न एंड द लास्ट विंटर सीज़न। सो वापस रिपीट करते हैं कौन कौन से सीजन्स हुए। स्प्रिंग सीज़न, देन समर सीज़न, देन ऑटम एंड लास्ट वन विंटर। तो ये जो 4 सीजन्स को हमने देखा है, तो जनरली इंडिया के अकॉर्डिंग कौन कौन सी सीजन्स इंडिया में हो रहे हैं जनरली, क्योंकि स्प्रिंग यहाँ पर इंडिया में काफ़ी छोटा होता है और जनरली इंडिया का जो मानसून है वो साउथ वेस्ट मानसून। एक इंडिया इज़ ए मानसूनल कंट्री। इंडिया की कैरेक्टरिस्टिक मानसूनी जो विंड्स हैं, मानसून विंड्स यहाँ प्रिवेल करती हैं, जो कि आफ्टर 6 गैप ऑफ 6 मंथ रिवर्सल हो जाती हैं, बदल लेती है अपने रास्ते को, बदल जाती हैं हवाएं, जो मानसूनल विंड्स होती हैं। तो ये जो समर का ड्यूरेशन होता है, इसी समर ड्यूरेशन में से ही एक टाइम पीरियड जो है आफ्टर मई के बाद, इट मीन्स आप कह सकते हैं जून से ही अराइवल ऑफ मानसून हो जाता है, जिसको हम जनरली क्लासीफाई कर सकते हैं, रेनी सीज़न में क्लासीफाई कर सकते हैं। सो लेटर ऑन आगे चलते हैं। कोल्ड वेदर सीजन्स को बताया गया है, विंटर है, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखते हैं कि सन की रेज जो हैं मतलब सबसे पहले ये देखें कि कोल्ड वेदर क्यों है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो उसमें अगर आप देखेंगे, इट मीन द पोजीशन ऑफ सन साइन जो है एट दैट टाइम, जो सन है वो कहाँ साइन कर रहा है, कहाँ चमक रहा है, उसको देखेंगे। तो वो सन उस समय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है, इट मीन्स सदर्न हेमिस्फेयर पे है। और इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है माय डियर स्टूडेंट? इंडिया इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अपना प्लेस को चेंज कर कर वो कहाँ चला जाता है, कैप्रिकॉर्न पे है। तो जो सन की रेज़ हैं वो बड़ी कम पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू, इसलिए ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। देन वी आर डिस्कसिंग हॉट वेदर सीज़न, और यू कैन से इट इज़ हॉट समर इन द हॉट वेदर सीज़न। तो अगर आप यहाँ हॉट वेदर सीज़न की बात करते हैं तो आप बता सकते हैं कि किस तरीके से सन जो है जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चमक रहा है तो उसकी जो रेज़ हैं, इंसोलेशन है, वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो इस तरीके से अगर सन की रेज ज़्यादा आएंगी, इंसोलेशन ज़्यादा आएगा, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इसी के साथ साथ वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, और उसको दैट सीज़न इज़ नॉन एज समर सीज़न। सो जनरली आपने देखा है दैट हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लोज ड्यूरिंग the time period of summer. Generally in general language they are, in local language they are known as लू, जो आपने देखी हैं गर्म हवाएं होती हैं, जो अप्रैल और मई में काफ़ी गर्म होती हैं, चलती हैं और दिन के समय चलती हैं, और जनरली टेम्परेचर को 45 to 50 डिग्री तक रेज़ कर देती हैं, आपने देखा है। सो नेक्स्ट फिर आगे हम चलते हैं। यहाँ कुछ फ़न से रिलेटेड बातें वही बताई हैं कि जब हम हॉट वेदर होता है बचने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे जूसी फ्रूट्स को लेते हैं, शरबत पीते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। और देन एक और चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि बहुत सारे जो जैसे आप हिंदी में वर्षा कहते हैं, उर्दू में बारिश कहते हैं, पोस मराठी में कहते हैं, वो सब बंगाली में कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं, पर रेनी सीज़न का अपना ही एक इम्पोर्टेंस होता है जिसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। सो आप खाली समय में आप इसको पढ़ सकते हैं और इसके ऊपर एक एक्टिविटी कर सकते हैं।
लेटर ऑन आगे चलते हैं, फिर आगे हम साउथ वेस्ट मानसून सीज़न के बारे में डिस्कशन करेंगे, विच इज़ नॉन एज इन जनरल टर्म्स इट इज़ नॉन एज ए रेनी सीज़न। और मोस्टली अराउंड 90% रेन रिसीव इन इंडिया इज़ जनरली गेटिंग इन समर सीज़न। तो 90% में आपको बता दूँ 90% रेनफॉल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो साउथ वेस्ट मानसून की है। आप याद रखेंगे SW मानसून, S फॉर साउथ और S से ही रिप्रेजेंट करेंगे समर को, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रेनी सीज़न, रेस्पॉन्सिबल इन फॉर रेनी सीज़न। और कब आता है ये? समर में आता है। साउथ वेस्ट मानसून कब है? याद रखेंगे समर में। समर के ही कुछ टाइम पीरियड है जिसको रेन में बताया गया है। दिस सीज़न इन मार्क बाय द ऑनसेट, और इसी समय जो मानसून है वो स्टार्ट होता है। तो जनरली आप एक चीज़ को याद रखेंगे कि मानसून जो है वो कहाँ से आ रहा है। अगर आप उसको मैप में देखेंगे तो पेनिनसुलर इंडिया की तरफ अगर नज़र डालते हैं तो पेनिनसुलर इंडिया में अगर आप देखते हैं तो पेनिनसुलर इंडिया में आप देखेंगे तो वेस्टर्न साइड की तरफ अरेबियन सी है, ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल एंड सदर्न में इंडियन ओशन है। तो वहाँ से द विंड्स दैट स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम साउथ इट मीन्स टुवर्ड द इंडियन ओशन, देन अरेबियन सी वहाँ से होती हुई वेस्टर्न साइड इट मीन्स द मालाबार कोस्ट से होती हुई, गुजरात से होती हुई, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया? साउथ वेस्ट। दैट्स वाई that monsoon season is that winds are known as that are monsoon laden winds, moisture laden winds होती हैं, उनमें मॉइस्चर होता है और इनको साउथ वेस्ट मानसून सीज़न कहा जाता है। जनरली मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ और लेटर ऑन जो पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है कि जो टर्म मानसून है, द टर्म मानसून इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरेबिक टर्म एंड अरेबिक लैंग्वेज इट इज़ नॉन एज मौसिम। मौसिम यहाँ लिखा हुआ है और मौसिम का मतलब ही सीज़न होता है। और ये टर्म जो है एक अरेबिक स्कॉलर थे, उनका नाम अल मसूदी था। ही यूज द टर्म मौसिम, और मौसिम मानसूनल विंड्स होती हैं। ये क्या है? जनरल द विंड्स विच सीजनल रिवर्सल देयर पाथ आफ्टर ए गैप ऑफ 6 मंथ। ऐसी हवाएं जो 6 महीने से अपना रास्ता क्या है बदल लेती है, उन्हें मानसूनल विंड्स कहते हैं। तो इंडिया के रेफरेंस में 6 मंथ जो है टाइम पीरियड साउथ वेस्ट मानसून का है जो समर सीज़न के बाद आता है, और एक जब रोटेटिंग मानसून होता है जिसको आप नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, लौटता हुआ मानसून कहते हैं, रोटेटिंग मानसून जो ऑटम में आता है। ऑटम के बाद आप विंटर में भी उसको कहते हैं। विंटर में कई बार रेनफॉल आपने देखी, नवंबर दिसंबर में जो रेनफॉल होती है उसको लोकल लैंग्वेज में मावट कहा जाता है, थोड़ी बारिश हो जाती है। तो यहाँ पर अब एक और चीज़ अगर अपन देखेंगे कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल और बता दूँ कि जो साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून जो है आप उसको देखेंगे, वापस से चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्बेंस है, फिर से थोड़ा सा यस अगेन वापस से देखते हैं। जो वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ वेस्ट मानसून की बात कर रहे थे, तो साउथ वेस्ट मानसून जो है वो अराइवल कहाँ होता है? अगर ऐसा पूछा जाता है अराइवल कहाँ होता है तो आपका आंसर क्या रहेगा? वो अराइवल यानी कि फ़र्स्ट रेनफॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून वो अंडमान निकोबार पे होती है, यानी कि अराउंड 25 to 28 ऑफ मई पे वहाँ मानसून रेनफॉल हो जाती है अंडमान निकोबार पे, और वहाँ से होता हुआ ये रेनफॉल फिर डाइवर्ट होती है 29-30 मई, देन 1 ऑफ जून मालाबार कोस्ट केरल से होता हुआ, केरल है, देन पार्ट ऑफ कर्नाटका है, गोवा है, देन महाराष्ट्र है। इट मीन्स द अलोंग द वेस्टर्न घाट ये अप्रोच करता है और वहाँ से होता हुआ, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया? साउथ वेस्ट हो गया। और आप ये देखेंगे कि अलोंग वहाँ पर अगर वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट को सेपरेट करने के लिए जो माउंटेन रेंजेस बनाई गई हैं, वो माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं? सह्याद्री रेंजेस हैं जो महाराष्ट्र से स्टार्ट होती हैं, साउथ नीलगिरी तक जा रही हैं। तो एक तरीके से अगर अपन देखें यहाँ पर तो साउथ वेस्ट मानसून जो है वो वेस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा रेनफॉल करता है एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न कोस्ट जो है वो ड्राई रह जाता है। और ईस्टर्न कोस्ट पे मैं बता दूं कब रेनफॉल होती है? जब रिटर्निंग मानसून होता है, यानी कि द पार्ट ऑफ तेलंगाना एंड द तमिलनाडु रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग
winter season due to northeast monsoon, which is also known as retreating of monsoon कहते हैं इसको. सो जनरली यहाँ पर हम देख रहे हैं सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, ऑटम सीज़न है. यहाँ पर लिखा हुआ है कि विंड्स वापस से मेनलैंड पे वापस रिवर्ट होती है, पर आप इसमें ये जनरली देखेंगे कि यहाँ पर जो रेनफॉल हो रही है वो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलर तमिलनाडु और आंध्रा को बताया गया है. और आपको बता दूँ आंध्र प्रदेश से नया स्टेट जो तेलंगाना बन गया है वहाँ पर इस सीज़न में रेनफॉल होती है. Clearly it means you can say around 10% we are getting 10% rainfall during retreating of monsoon or during winter season. ठीक है, अब नेक्स्ट ये क्लैरिफाई कर चुके हैं. और आपको मैं बता दूं कि जो इंडियन एग्रीकल्चर इज़ टोटली डिपेंड ऑन द रेन, और जो जनरली एक टर्म कहा जाता है इंडियन एग्रीकल्चर इज जनरली ए रिज़ल्ट ऑफ गैम्बलिंग ऑफ मानसून, यानी कि गैम्बलिंग ऑफ मानसून भी कहा जाता है. सारा का सारा जो एग्रीकल्चर है वो बेस्ट रेनफॉल पे डिपेंड करता है. अगर रेनफॉल अच्छी हो जाती है तो प्रोडक्टिविटी भी होती है, और साथ के साथ अगर जब हार्वेस्टिंग सीज़न होता है उस समय भी अगर बारिश हो जाती है तो क्योंकि वेयर हाउसेस बहुत कम है तो उसका रिज़ल्ट भी ये होता है कि हमें नुकसान उठाना पड़ता है, कि फसलें ख़राब हो जाती हैं. तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं इट इज़ नोन एज गैम्बलिंग ऑफ मानसून पे ही सारा एग्रीकल्चर डिपेंड करता है. यहाँ पर एक जनरल क्वेश्चन है, आप उसको देख सकते हैं. what would happens if the monsoon were weak or even worse fail to occur 1 year? अगर एक साल बारिश ना हो तो क्या होगा? क्रॉप विल, तो आप यू कैन इजीली आंसर क्रॉप विल अफेक्टेड, बहुत ख़राब हो जाएगी. एंड द लेवल ऑफ वाटर इन द वेल बीइंग, क्या होगा? पानी का जल स्तर भी क्या होगा? गो डाउन, नीचे चला जाएगा. एंड समर विल बी, समर क्या होंगी? लॉन्गर हो जाएंगी, क्योंकि इंडिया के रेफरेंस में ही मॉनसूनल विंड्स के आने के कारण ही क्या होता है, समर जो है वो थोड़ा शॉर्टर हो जाता है. और उसी के बीच का कुछ एक ड्यूरेशन होता है जो जून से स्टार्ट होता है और 15 सितंबर तक चलता है, जिसको हम रेनी सीज़न में कह देते हैं. ठीक है, और वो मानसून रेनफॉल के लिए होता है. नेक्स्ट फिर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, अगर किसी की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन सी चीज़ें हैं. तो इजीली आप याद रखेंगे, जो डार्कन अपने वर्ड्स हैं उनको देखें. लोकेशन है, इट मीन्स द, अगर जनरली हम बात करें वी विल टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ देखेंगे कि इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है. आप देख सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है जो इंडिया को क्या करता है, जनरली डिवाइड द इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, विच इज़ नॉन एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज एट 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे लाइज करता है. तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन जा रही है 8 स्टेट से क्रॉस हो रही है, ये जो लाइन है यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्दर्न पार्ट का जो क्लाइमेट है वो अलग है, जिसको यू कैन से इट इज़ ए टेम्परेट क्लाइमेट. एंड द सदर्न इंडिया का जो पार्ट है, पेनिनसुलर इंडिया का, यू कैन डिनोट इट एज ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आप उसको बता सकते हैं. एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट. इट मीन्स द एज वी गो हायर फ्रॉम द सी लेवल टेम्परेचर विल इंक्रीज़. ऊंचे हिल स्टेशंस पे आप देखते हैं जनरली जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, यानी कि एज वी गो हायर टेम्परेचर विल रिड्यूस, जिसको NLR कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं. फर्दर चैप्टर्स में आप इसको पढ़ेंगे. देन डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जो इलाके समुद्र से जितने दूर हैं वहाँ पर एक इवन टेम्परेचर, इवन क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं. मतलब कोई इतना चेंज नहीं होता है वहाँ पर. आप देखेंगे, कंपेयर करें, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, द रीजन्स विच आर लाइंग वेरी क्लोज टू द सी, वहाँ का अगर आप क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखेंगे तो वहाँ पर आपको इवन रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ब्लैंकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. आप कॉटन बेडशीट से ही पूरे साल भर काम चला सकते हैं. देन बात करेंगे रिलीफ का, इट मीन्स द जो अलग अलग फिजिकल फीचर्स हैं वो कैसे लोकेटेड हैं उसको देखेंगे. तो अगर माउंटेन एरिया है तो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस उसको इफ़ेक्ट करती हैं. डेजर्टिक एरिया है तो वो उसको अफेक्ट करता है. नियर टू कोस्टल एरिया है वो उसको अफेक्ट करता है. तो बहुत सारे दीज आर द फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस.
सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, जैसे जैसलमेर एंड बीकानेर आप जानते हैं ये कहाँ पर हैं, डेजर्ट ऑफ राजस्थान में लोकेटेड है, ये क्या है, वेरी हॉट है। अगर आप इसी को कंपेयर करें द्रास एंड कारगिल से देखें, तो द्रास एंड कारगिल को अगर आप देखें ये हिली एरियाज़ में लोकेटेड है, तो रिलीफ के बेसिस पे भी आप देख रहे हैं एक डेजर्टिक एरिया में लोकेटेड है और एक हिली एरिया में लोकेटेड है, तो उनके काफ़ी आप देख रहे हैं किस तरीके से हॉट है जैसलमेर एंड बीकानेर। और उसके कंपेरेटिव में द्रास एंड कारगिल जो है लद्दाख में लोकेटेड है, जहाँ पर वो फ्रीजिंग कोल्ड होता है। इसी तरीके से मैंने जो बात की आपसे कोस्टल प्लेन्स की बात की, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, जहाँ मॉडरेट क्लाइमेट की बात की है, बिल्कुल एक सम जलवायु देखने को मिलती है। एंड दे आर वेरी नाइदर टू हॉट एंड नॉर टू कोल्ड। मैंने अभी बताया आपको कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है, आप इवन एक बेडशीट से पूरे साल भर काम चला सकते हैं। बीइंग ऑन द कोस्ट एंड देयर द प्लेस आर वेरी ह्यूमिड एंड द, यहाँ पर एक और चीज़ नोट करने की है कि जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं दे आर वेरी ह्यूमिड होते हैं, मॉइस्चर ज़्यादा होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता ज़्यादा होती है, वहाँ पर चिपचिपापन होता है जिसे डैम्पनेस कहते हैं। बात करते हैं फिर एक इम्पॉर्टेंट है, मोहसिन राम का नाम सुन रहे हैं आप, मोहसिन राम देख रहे हैं को आता है। द प्लेस इज़ वेल नोन फॉर वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग एरिया मोहसिन राम विच इज़ लोकेटेड इन मेघालय। मेघालय इट मीन्स द अबोर्ड ऑफ क्लाउड, जो मेघ से घिरा हुआ ऐसा स्टेट, अबोर्ड ऑफ क्लाउड भी कहा जाता है मेघालय को। और मोहसिन राम से पहले चेरापूंजी का नाम आता है, जो कि जनरली 16 किलोमीटर अवे है मोहसिन राम से। 1140 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ रिसीव होती है मोहसिन राम में। नेक्स्ट करेंगे इसी तरीके से, तो एक वेरिएशन देखने को मिल रहा है। आप जहाँ जैसलमेर में 25 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है, मोहसिन राम में 1140 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है, एक अंतर देखने को आपको मिल रहा है। यही तो वेरिएशन है जो इंडिया में देखने को मिलता है यहाँ पर। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। सो सिंपली में अगर आप बात करें कि नेचुरल वेजिटेशन मतलब प्राकृतिक वनस्पति जो है, नेचुरल वेजिटेशन यानी कि वॉट आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट लाइफ यू आर सीइंग अराउंड यू, सराउंडिंग यू, और विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब कोई इंसान ने नहीं उगाए हैं ऐसे पेड़ पौधे जो अपने आप ही उग गए हैं। अब आप इस समय नज़रें दौड़ाइए पहाड़ों के ऊपर, अरावली पे आप देख रहे हैं ग्रीनरी ग्रीनरी हो रही है, तो वो किसका है, दिस द रोल ऑफ नेचर, यानी कि नेचुरली जो अपने आप उग रहे हैं, चाहे बुशेज हैं, सर्ब्स हैं, ट्रीज़ हैं, कैक्टस हैं, कुछ भी प्लांट्स उग रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं दीज आर द रिजल्ट ऑफ नेचर। तो ये नेचर यानी कि विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन उग रहे हैं। सो इन्हीं को हम ज्योग्राफी में क्या कहेंगे, द टर्म यूज फॉर दिस वेजिटेशन। सो इसके लिए हम वेजिटेशन टर्म काम में लेंगे। बात करते हैं डेफिनेशन की। अगर आप यहाँ पर देखें तो डेफिनेशन में लिखा है, आप उसको नोट कर सकते हैं और पूछा भी गया है लास्ट में। देर आर स्मॉल प्लांट्स इन द बुशेज इन द सर्ब्स लाइक द कैक्टस एंड फ्लावरिंग एक्स्ट्रा बिसाइड दे आर देर आर मैनी टॉल ट्रीज सम विथ मैनी ब्रांचेज एंड लीव्स लाइक नीम मैंगो which stand with a few leaves such as the palm, the grass and the shrubs and the tree। तो ये important आप लाइन नोट कर लें, the grasses, shrubs and the trees which grow on their own without interference or help from human being are called natural vegetation। मतलब किसी ह्यूमन के इंटरफ्रेंस से नहीं बन रहे हैं, अपने आप उग रहे हैं, जिसको आप नेचुरल वेजिटेशन कहेंगे। सो आप इसको नोट कर लें, ये पूछा गया है। और आप ये देखें वेजिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा रोल होता है क्लाइमेट का, जहाँ पर ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल होती हैं वहाँ हायर वेजिटेशन, ज़्यादा वेजिटेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी फॉर अस, वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी फॉर अस। तो फॉरेस्ट को अगर आप देखें वो नेसेसरी क्यों है हमारे लिए, तो उसकी बात करते हैं। फॉरेस्ट, एक मिनट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है, वापस स्टार्ट कर रहे हैं। वापस स्टार्ट करते हैं, एक मिनट रिवर्स करते हैं, ऑफलाइन में चल रहे थे, क्लोज। वेट स्टूडेंट पेज में कॉल आ गया था, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, वाई आर द फॉरेस्ट नेसेसरी, वाई आर द फॉरेस्ट नेसेसरी, उनकी ज़रूरत क्यों है। तो फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल, और बहुत ज़्यादा हमारे लिए काम के लिए है। और अगर जनरली आप बात करें व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन डे टू डे लाइफ, दे
इसका मेन रीज़न क्या रहेगा, दे रिलीज ऑक्सीजन, दे आर द फैक्ट्री ऑफ द ऑक्सीजन, मतलब फैक्ट्री के ऑक्सीजन, फैक्ट्री ऑक्सीजन की फैक्ट्री है वो एक्चुअली में। अगर वहाँ देखें एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, जो इमिशन होता है कार्बन इमिशन, उसको ऑब्जर्व करने का भी काम करते हैं। तो ये एक प्रकार से जनरली हमारे बायोस्फीयर को मेंटेन करके रखता है फॉरेस्ट। और अराउंड जो जोग्राफिकल एरिया बताया गया विच इज़ अराउंड फेवरेबल फॉर द बायोडाइवर्सिटी, फॉर द ग्रीनरी ऑफ द नेचर, वो कितना होना चाहिए, 33% कवर होना चाहिए। और हिली एरियाज में ये परसेंटेज 60% बताया गया है। तो फॉरेस्ट प्रोवाइड अस टिम्बर, फर्नीचर, फूड, वुड, फॉडर, मेडिसिन प्लांट्स, हर्ब्स, लाख, हनी, गम्स एक्स्ट्रा, बहुत सारी चीज़ों को ये प्रोवाइड करते हैं जो डे टू डे लाइफ में हमारे काम आती है। तो आप जनरली यहाँ इतना ही याद रखेंगे कि फॉरेस्ट का रिक्वायरमेंट क्यों है, ऑक्सीजन के लिए है, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, और रूट्स जो होती हैं विच प्रोटेक्ट द सॉइल, सो ये दे रिस्ट्रिक्ट सॉइल इरोजन, जो सॉइल इरोजन को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं या कंट्रोल कर देते हैं। आप उसको देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये एक पिक्चर है व्हाट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, एक पूरा पिक्चर बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स आर डे टू डे लाइफ वी आर यूजिंग एंड वी आर गेटिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग दैट वन महोत्सव के बारे में बताया गया। वन महोत्सव आप जानते हैं 5 जून आता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है, और वन महोत्सव हम मनाते हैं, उसमें पेड़ पौधे लगाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। देन वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया गया है। फॉरेस्ट आर द होम ऑफ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ सॉरी, फॉरेस्ट जो है वाइल्ड लाइफ बहुत सारी होती है। अगर फॉरेस्ट है तो उसमें वाइल्ड लाइफ भी होती है, मतलब जीव जंतु भी होते हैं, और उसकी स्पीसीज जो है मतलब बहुत सारे अनगिनत उसकी प्रजातियां हैं। एनिमल्स की हैं, लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है। एम्फीबियन मैं बता दूं कि जो पानी में रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, वाटर पे भी रहते हैं। जैसे क्रोकोडाइल को आप टर्टल बता सकते हैं, क्रोकोडाइल बता सकते हैं। मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वूम्स हैं विच आर डिवेल इन द फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है जंगलों में रहती है। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं। आप वेल नोन है कि टाइगर इज ए नेशनल एनिमल है, पिकॉक नेशनल बर्ड है। तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट सम इम्पोर्टेंट यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया गया है, जिसको मैं यहाँ पर बता दूँ। गिर फॉरेस्ट है विच इज़ लोकेटेड इन गुजरात, और वो द फेमस फॉर एशियाटिक लॉयन। सो गिर फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन गुजरात में है गिर, और जो फेमस किसके लिए है, सिंगल एशियाटिक लॉयन गुजरात में ही रहते हैं, जिसको आप बब्बर शेर कहते हैं। एलिफेंट्स है, वन हॉर्न राइनो है, इनका अपनी खास बात है। जैसे वन हॉर्न राइनो है वो काजीरंगा में आपको देखने को मिलेगा, असम में देखने को मिलेगा एलिफेंट। एंड एलिफेंट आर ऑल्सो फाउंड इन केरला, केरला में पेरियार है, पेरियार में आपको देखने को मिलेगा। कर्नाटका है, कर्नाटका में बकिंगम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसी तरीके से कर्नाटका में बांदीगढ़, थोड़ा चेक करना पड़े, इसको देखना पड़ेगा। देख कैमल्स हैं, कैमल्स एंड वाइल्ड एस है। बेसिकली कैमल्स आप लोग जानते हैं, कैमल्स कहाँ पर है, फेमस इन राजस्थान। देन वाइल्ड एस है, वाइल्ड एस जो है वो ऑल्सो फेमस फॉर रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ कई बार पूछा गया है, वाइल्ड एस कहाँ पे लोकेटेड है, रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है। और कैमल ग्रेट इंडियन डेजर्ट में लोकेटेड है। सिमिलर वे में वाइल्ड गॉट है, स्नो लेपर्ड है। स्नो लेपर्ड आपको कहाँ, नॉर्थ की तरफ आप चले, आप असम में चले, अरुणाचल में चले, उत्तराखंड में चले, वहाँ पर आपको स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से आप बियर है, और हिमालयन रीजन्स में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से मोंकी, वोल्फ एंड जैकाल है, एंड नीलगाय है, चीता है, बहुत सारे वाइल्ड वेजिटेशन। दीज आर द नेम ऑफ वाइल्ड वेजिटेशन, अगर नाम पूछा जाता है आप लिख सकते हैं। और इसी तरीके बर्ड में अगर देखें, नेशनल बर्ड पीकॉक इज ए नेशनल बर्ड। और इसके अलावा बहुत सारे बर्ड्स हैं, पैरट है, पिजन है, मैना है, गीज है, बुलबुल है, डक है, बहुत सारे सेवरल बर्ड्स आपने देखे। तो कई बार आपने डियर स्टूडेंट आपने सेंचुरीज के बारे में सुना होगा। तो इवन कोई सेंचुरी राजस्थान में लोकेटेड, मैं आपको बता दूं, केवला देव है जो नेशनल पार्क है, केवला देव। और वो फेमस किसके लिए है, साइबेरियन क्रेन्स के लिए फेमस है। सेंचुरीज में आप सरिस्का सेंचुरी को देख सकते हैं, सरिस्का सेंचुरी लोकेटेड है अलवर में, लोकेटेड सरिस्का सेंचुरी। सो
इसी तरीके से आप आगे और देख सकते हैं। कुछ और स्नेक्स की वैरायटी बताइए जो इंडिया में खास कर पाए जाते हैं। कोबरा है, कैफ, केथ है, ये इम्पोर्टेंट हैं जो रेप्टाइल्स में देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। ड्यू टू द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द हंटिंग सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ इंडिया इज डिक्लाइन रैपिडली। धीरे धीरे ये प्रजातियां क्या हो रही हैं, धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। सो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट रन किए हैं गवर्नमेंट ने। प्रोजेक्ट टाइगर रन किया है, आप देखें 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर, जो प्रोटेक्ट टाइगर को बचाने के लिए। इसी तरह प्रोजेक्ट एलिफेंट है, 85 के दौरान, 82 के दौरान ये प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था। सो ये बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उनके नाम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंपली पाल का नाम दिया गया है, किस तरीके से पोर्चिंग बताया गया। पोर्चिंग का मतलब होता है बहुत तेज रफ्तार में वहाँ पर टाइगर्स को मारा गया है। तो सिप्लीपाल लोकेटेड कहाँ है, सिप्लीपाल मैं बता दूँ उड़ीसा में लोकेटेड सिप्लीपाल। ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अराउंड 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किए थे, जो कि यूनेस्को से रिकॉग्नाइज हैं। यूनेस्को जो है यूएनओ का पार्ट है, उससे रिकॉग्नाइज है ये। और अराउंड 82 के आसपास ये एस्टेब्लिश किए गए थे, जिसमें आप नंदा देवी है, नीलगिरी है, सिप्लीपाल है, आप सुंदरवन का नाम ले सकते हैं, अचनकमरा अमरकंटक है, देन साउथ में मन्नार है। ठीक है। सो इस तरीके से आप देर आर टोटली 18 बायोस्फीयर रिजर्व पार्क्स की नाम है यहाँ पर। तो इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बायोस्फीयर रिजर्व का भी डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं। एक माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करेंगे तो बेसिकली राजस्थान में बड़ा है कि माइग्रेटरी बर्ड्स साइबेरियन क्रेन्स आते हैं जो केवलादेव पार्क में आते हैं, जो कि भरतपुर में लोकेटेड है। और कुछ माइग्रेटरी बर्ड है, डक है, क्यूरली है, फ्लेमिंगो है, बहुत सारे। अभी अपने सांबर में देखा था लास्ट ईयर, बहुत सारे जो क्रेन्स थे जो बाहर से आते थे माइग्रेटरी बर्ड से, उनकी डेथ हो रही थी। तो ये एक बड़ा इशू था। नाउ we are going to discuss exercise, given exercise within 2-3 minutes we will complete it. Answer the following questions briefly. Which winds bring rainfall in India? So you well know कौन कौन सी है, आप बता सकते हैं। साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल इज, साउथ वेस्ट monsoonal winds are responsible for the rainfall in India. Heavy rainfall, around 90% rainfall received due to southwest monsoon in after summer. And why it is so important, it brought lot of around 90% rainfall. It is beneficial for the agriculture, and our Indian agriculture total depend on the monsoonal rainfall. And it brought a relief from scorching heat, ये भी आप लिख सकते हैं। नेम द डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया। सो आपने पढ़े कौन कौन से हैं, नाम बता सकते हैं आप। आप समर से स्टार्ट कर दीजिए। समर सीज़न है, देन रेनी सीज़न है, देन ऑटम सीज़न है, देन विंटर सीज़न है, और शॉर्ट एक स्प्रिंग सीज़न नाम आप और बता सकते हैं। व्हाट इज ए नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन विच ग्रोज सेल्फ विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन। नेचुरल वेजिटेशन है, फॉरेस्ट इसमें आते हैं, ट्रीज है, हर्ब्स है, बहुत सारी चीज़ें, ट्रीज हैं, वैरायटी ऑफ ट्रीज विच आर इंक्लूडेड इन नेचुरल वेजिटेशन। नेक्स्ट टिक द करेक्ट आंसर। द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग एरिया, आप मोसिन राम को टिक कर सकते हैं, विच लाइज इन मेघालय। वाइल्ड गोट एंड द स्नो लेपर्ड, ये कहाँ पर है, हिमालयन रीजन में लाइज करता है वाइल्ड गोट। देन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लोज फ्रॉम, कहाँ से आती है, मैंने बताया था आपको ये कहाँ से आ रही है, मैंने सी का एरिया बताया था। एक तरफ इंडियन ओशन है, साउथ में बे ऑफ बंगाल है, देन अरेबियन सी है। तो ये क्या लिखेंगे आप, सी टू लैंड। मॉइस्चर लैंड, मॉइस्चर कहाँ से गेन करेगा, सी से गेन करेगा, टुवर्ड की तरफ जाएगा, लैंड की तरफ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में देखते हैं। हॉट एंड ड्राई विंड्स नोन एज, हॉट एंड ड्राई विंड्स को क्या कहते हैं, दैट ब्लो फ्रॉम द डे, लू कहते हैं, राइट डाउन द लू। Then the state of Andhra and the Tamil Nadu received a great amount of rainfall during the season of retreating monsoon, लौटता हुआ मानसून, जिसको नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहा जाता है, जो विंटर में आता है। करेक्ट। नेक्स्ट है डैश फॉरेस्ट इन गुजरात, गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लॉयन। सो दैट्स ऑल, वी हैव कंप्लीटेड होल चैप्टर। और यहाँ पर कुछ फन एक्टिविटी है, इफ़ यू हैव टाइम देन गो थ्रू द फन एक्टिविटीज एंड एंजॉय दिस चैप्टर। एंड एट लास्ट ये कुछ आप लोगों की लर्निंग एक्टिविटी दी हुई है। लास्ट जो ज्योग्राफी सेक्शन है इसमें दीज आर द सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 28 states and the 8 union territories. This is the actual information, latest information according to 26 Jan to 2020। इसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने स्टेट्स का अपलोड कर रखा है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसको आप लर्न करेंगे, प्रिपेयर करेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल नॉलेज। सो दैट्स ऑल
today's chapter. गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।